हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जेके लर्निंग पॉइंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के इस सेशन में हम रीट 2012 के लेवल 1 के पेपर को हल करने वाले हैं, जिसमें आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो आपको बता दें कि 9 वर्ष का अगर बालक है तो जीन पियाजे के अनुसार वह मूल संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर वह है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक जो है भौतिक चीज़ों को समझने लगता है। किसी भी चीज़ के जो है फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसकी जो है भौतिक चीज़ें क्या है, भौतिक गुणों को जो है अच्छे से समझ जाता है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और सी ऑप्शन है नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए। और डी ऑप्शन है सही कार्य वह है जो व्यक्ति के द्वारा किया जाए और जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो आपको बता दें कि 9 वर्ष का बालक है और जो है वो मूल संक्रियात्मक अवस्था है। मूल संक्रियात्मक अवस्था में वो भौतिकी गुणों को जो है समझने लगता है। किसी भी चीज़ जो है कंक्रीट जो चीज़ें होती हैं उसको जो समझने लगता है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना किसी कार्य के भौतिक परिणाम एवं उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा उदाहरण अप्रेरणा का परिणाम नहीं है। आपको नहीं वाले प्रश्नों को जो है ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है कि जो है, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में नहीं को नहीं देख पाते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। तो आपको बता दें कि अप्रेरणा का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए आप आंतरिक रूप से प्रेरित हो। तो कृष्णा ने नृत्य का डांस का जो टाइमिंग है 1 घंटे से 2 घंटे कर दिया, मतलब उसे जो है वो अंदर से जो है उसके लिए मोटिवेटेड है, इसी वजह से उसने 1 घंटे से 2 घंटे किया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगले पे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। जैसे कि आपको बता दें कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन किया। यह अप्रेरणा का परिणाम नहीं है, बल्कि ये उसकी इच्छा है। और यहाँ पे पूछा कि कौन सा अप्रेरणा का परिणाम नहीं है, तो जो है यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर भी हम जो है आगे जो है और ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि हो सके इससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल सकता है। इसलिए कभी भी एग्जाम में एक ऑप्शन पढ़ के जो है बाकी ऑप्शनों को छोड़ना नहीं, बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना है। तो सी ऑप्शन है जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। तो आपको बता दें कि जो है किसी चीज़ में आप जो है जब आंतरिक रूप से मोटिवेटेड रहते तभी उसमें इंटरेस्टेड रहते, मतलब ये भी ऑप्शन मोटिवेशन का है, इसलिए ये भी गलत है। और राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो किसी चीज़ के लिए आप मोटिवेटेड हैं तभी आप जो है जल्दी जल्दी उस चीज़ को सीखेंगे। तो यहाँ पे पूछा कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का परिणाम नहीं है, तो जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। क्वेश्चन है कि जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें 4 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको छानना है कि कौन सा जो है एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। और ऑप्शन नंबर डी है जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार
समर्थन प्रदान करता है। तो आपको बता दें कि प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो प्रभावी प्रशंसा वही होती है जो विद्यार्थियों को एक जो है सही मार्गदर्शन और एक जो है उचित फीडबैक दे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उस हिसाब से सही है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा उनके निष्पादन महत्व की जो सूचना देता है वही एक प्रभावी प्रशंसा है। क्योंकि प्रशंसा कभी भी झूठी नहीं होनी चाहिए। प्रशंसा ऐसी हो जो आपको जो है सही चीज़, उचित चीज़ बताए, जिससे आप अपने आप को गाइड कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि जो है चारों ऑप्शंस में से कौन सा अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। बी ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन देख के मुंह में लार आना। और सी है चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। और डी है इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि जो है स्वादिष्ट भोजन देख के मुंह में लार आना ये एक जो है स्वाभाविक क्रिया है। इसमें अधिगम का कोई जो है रोल नहीं है। साथ में जो है चढ़ना, भागना, फेंकना ये सब जो है आपकी फिजिकल क्रियाएं हैं, भौतिकी क्रियाएं हैं। इस वजह से ये भी ऑप्शन नहीं है। इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, क्योंकि जो है ये चीज़ें आप सीखते हैं और सीखना ही लर्निंग ही अधिगम है। अधिगम जो है जो चीज़ें आप जो है सीखते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ये जो है सीखा जाता है, इसीलिए यही जो है अधिगम का उदाहरण है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये ऑप्शन सही है। अधिगम को जो है यही प्रदर्शित कर रहा है कि आप हाथ जोड़ के अपने अध्यापक को अभिवादन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जो है ये क्वेश्चन है कि थिंकिंग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चित्र। अगर आप चित्र को देखेंगे तो उसमें जो भी चित्र है उसमें आप कहीं ना कहीं अपनी मानसिक क्रियाएं करेंगे। उसमें सोचेंगे कि ये चित्र, अगर मान लीजिए किसी भी विषय पे कोई चित्र है तो उसमें आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे कि ये जो है इस विषय पे क्या है। चित्र में है तो उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। उसमें जो है कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, उसको आप समझेंगे। और प्रतीक और चिन्हों से भी आप जो है चीज़ों को जो है समझेंगे, अपने दिमाग पे जो है थोड़ा लोड डालेंगे। और ये भी एक मानसिक क्रिया ही है। मांसपेशीय क्रियाएं, तो मांसपेशीय क्रियाएं ये जो है चिंतन की प्रक्रिया में नहीं शामिल है। ये एक शारीरिक क्रिया है। इसी वजह से इसमें पूछा है कि चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण मांसपेशी क्रियाएं हैं। क्योंकि भाषा भी है, भाषा में भी जो है चिंतन लगता है। इस वजह से भाषा नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर सी मांसपेशी क्रियाएं में चिंतन की प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्व्यक्ति मतलब इंट्रापर्सनल। देखिए आपको बता दें कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो है 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें उन्होंने 2 ऐसे प्रकार थे, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में व्यक्ति जो है दूसरों को समझता है और इंट्रापर्सनल में व्यक्ति खुद को जो है समझता है। तो यहाँ पे इंट्रापर्सनल है यानी अंतर्वैयक्तिक है। यहाँ पे जो है खुद को समझेगा। इस बुद्धि के अनुसार जो व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा समझ लेता है वही जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। और जो व्यक्ति दूसरे के मनोभाव इमोशंस को समझने में तेज होता है वो इंटरपर्सनल होती है। तो यहाँ पे जो है इंटर नहीं इंट्रापर्सनल है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे के अंतर्मन इच्छाओं को समझने की मंशा का पता, जहाँ दूसरे आ गया ये गलत हो गया।
यहाँ भी दूसरे के मूड को भाप जाना ये भी गलत है। दूसरे के विचारों को जो एवं व्यवहारों को प्रभावित करना ये भी गलत है। यहाँ पे एक ऑप्शन ही बच रहा है जो दूसरों को नहीं खुद के बारे में है, वो है मिलते जुलते संवेग या उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जो अंतर वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से व्यूह रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता के विपरीत है। आपको बस इतना पकड़ना है कि कौन सी जो है इसमें ऑप्शन जो लैंगिक समता के विपरीत है। तो आइए ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर लें। तो बिल्कुल ये तो जो है सही बात है कि जो रूढ़िबद्ध चीज़ें हैं उस पर जो है सफलता हासिल कर ले विद्यार्थी। दूसरा बी नंबर ऑप्शन है, प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास के संभाव्य क्षमता समान होती है। बिल्कुल लड़के लड़की एक समान होते हैं। तो बढ़ते हैं सी नंबर ऑप्शन में, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। तो आपको बता दें कि जो है लैंगिक समानता का मतलब ये होता है कि कहीं भी किसी भी स्तर पे लड़की और लड़कों में भेद नहीं करना है। जो ऑप्शंस आपको ये बताए कि लड़के जो है ज़्यादा जो है गणित सीखने में कुशल होते हैं, लड़के जो है फिजिकल काम ज़्यादा तेज़ी से कर लेते हैं, शारीरिक क्रियाओं में खेल में जो है लड़के ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लड़कियां गीत गाती हैं, तो ये सब निगेटिव ऑप्शन हैं, ये आपको गलत ऑप्शन रहेंगे। जहाँ भी अगर आपको लैंगिक समता का बात आए तो वहाँ पे आप जो है लड़के लड़कियों को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कि लड़कों को समस्याओं के समाधान, यहाँ सिर्फ लड़कों की बात की गई है, बाकी सब में विद्यार्थी है, यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं, यहाँ भी लड़के लड़कियाँ, ये तीनों ऑप्शन लैंगिक समता का दिखा रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ लड़कों की बात की गई है जो कि लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 है, एक अध्यापक किसी भी समूह समुदाय के आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। तो एक अध्यापक है जो किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है। आपको बता दें कि व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, चाहे भले ही क्यों वो जुड़वा बच्चे ही ना हो, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर होंगी। या तो बौद्धिक भिन्नता हो सकती है, या शारीरिक भिन्नता हो सकती है, या सोचने की क्षमता, या कुछ भी जो है एकदम पूर्ण रूप से सेम कोई हो ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि एक अध्यापक है किसी समूह या समुदाय में आधारित व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है। तो उसके ऑप्शंस हैं, आँखों के संपर्क के आधार पे, तो बिल्कुल आँखों के संपर्क के आधार पे नहीं जान सकता कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता है कि नहीं। बुद्धि के आधार पे, ये भी ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि जो है बुद्धि के आधार पे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक समुदाय के लोग तेज हों और एक समुदाय के लोग कम तेज हों, ये ऑप्शन नेगेटिव है। भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पे, तो जी हाँ, यही ऑप्शन सही है कि अगर व्यक्तिगत भिन्नता को समझना है तो किसी व्यक्ति की भाषा और उसकी जो है अभिव्यक्ति, वो अपनी भाषा को किस प्रकार अभिव्यक्त करता है, उसी आधार पे आप जान पाएंगे कि उसकी व्यक्तिगत भिन्नता कैसी है कैसी नहीं है। क्योंकि अगर दो लोग बोल रहे हैं तो उनमें तभी आप जो है उनकी व्यक्तिगत भिन्नता जान पाएंगे जब वो लोग बोलेंगे, जो उनकी भाषा उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए।
तो सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को हमेशा ये फोकस करना चाहिए कि बच्चे कार्य करें। आपने सुना होगा कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, क्योंकि फल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बच्चों को जो है कार्य केंद्रित रखना चाहिए, यही सृजनशीलता का जो है मेन गुण होता है। बाकी तो जो है लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा, और जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो पुरस्कार भी मिलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको सृजनशीलता के पोषण हेतु कार्य केंद्रित होना पड़ेगा, अपने कार्य को करते रहना पड़ेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? नहीं शब्द को ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते। बी नंबर ऑप्शन है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। सी ऑप्शन है, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो आपको बता दें कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की जो है विद्यार्थी नहीं है, तो यहाँ पे जो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, यही ऑप्शन सही है। क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो है सामाजिक रूप से वंचित हैं, क्योंकि बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते, और व्यापक एवं विविध अनुभव प्राप्त करने का मौका भी नहीं जो है वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को मिलता, और साथ में उनको जो है विद्यालय में अच्छा करने के लिए अप्रेरित भी नहीं किया जाता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी नहीं हैं, वो हैं नियमित एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। तो आपको बता दें कि इसके ऑप्शंस हैं, अध्यापकों के शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्याय दर्श पर आधारित होता है। तो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान का मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह अध्यापकों एवं शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्रियात्मक अनुसंधान में, तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण एवं समस्या के कारणों पर आधारित होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर भी सही है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण एवं समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि, तो क्योंकि जो है एनसीएफ 2005 में बहुभाषा मतलब जो है जो बहुभाषी जो विभिन्न वर्ग से जो बच्चे आते हैं उनकी जो मातृभाषा होती है, उनकी अलग अलग मातृभाषाएं हो सकती हैं, उसी को बहुभाषा कहते हैं। कि एक कक्षा में बहुत सी भाषाओं को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया है एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर ए है, यह एक तरीका जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बिल्कुल अगर आप जो है जो भी बालकार हैं उनकी भाषाओं को सम्मान देंगे तो जो है प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेगा। बी ऑप्शन है, भाषा पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। तो बिल्कुल बहुभाषा को इसलिए जो है सम्मान दिया जाता है क्योंकि जो है ताकि सारे बालक एक साथ चलें, कोई पीछे ना छूटे। यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो जी हाँ, अगर जो है बालक के जो है भाषा को एक संसाधन के रूप में देखा जाएगा
तो बालक का जो है आत्मविश्वास जागृत होगा। इसलिए यहाँ पे जो है ये ए बी सी तीनों सही, इसलिए इसका ऑप्शन इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पे उपयुक्त नहीं है? आपको बता दें कि जो है उच्च प्राथमिक स्तर के बालक यानी जो है ये बालक 6 से लेके 8 में पढ़ने वाले होंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकन करना, रिकॉर्ड दर्ज करना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो नहीं को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा जो है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बिल्कुल जो है ये ऑप्शन है, वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकन करना, रिकॉर्ड दर्ज करना। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक ऐसा कर सकते हैं। रेखा चित्र बनाना, रेखा चित्र भी बना सकते हैं। वास्तविक अनुभव प्रदान करना, तो बिल्कुल जो है उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को वास्तविक अनुभव भी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सिर्फ बचता है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे इतने भी बड़े नहीं हुए होते हैं कि उनको अमूर्त चीज़ों के द्वारा आप जो है विषय वस्तु को सिखाएं, इसलिए यही उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए है, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंध करता है। वहीं बी है, बैठने की लचीली व्यवस्था है। सी है, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया होती है। और डी है, विद्यार्थियों की आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो बिल्कुल बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता, क्योंकि विद्यार्थी का आयु योग्यता के आधार पर समान होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं को, इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति अपने वंश से जो भी उसकी जो हेरिडिटी होती है, जो भी उसकी आनुवांशिकी होती है, जो उसका वंशक्रम होता है, उससे अपनी शारीरिक रचना, जैसे आँखों का कलर हुआ, बालों का टाइप हुआ, उसके शरीर की बनावट जो होती है, उसके जो है वंशक्रम से ही जो है मिलता है। और साथ में संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो जहाँ तक आपको बता दें कि यहाँ पे पूछा है कि संज्ञान का विकास में वंशक्रम, ठीक है, तो जो है संज्ञान जो है मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना में मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करेगा कौन? संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो है निगेटिव है। और बढ़ते हैं अगले पे कि अब यहाँ पे आपको ये बता दें कि कोई भी एक ऑप्शन अगर जो है मिल जा रहा है गलत, तो ये नहीं कि उसी पे रुक जाएं, आपको अगले भी ऑप्शन चेक करना, क्या पता उससे भी जो है बेहतर ऑप्शन कोई हो, ताकि जो है सबसे जो है आपको उचित आंसर लगे वो आंसर मिल सके। तो ऑप्शन नंबर बी है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक के हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होते हैं।
ये बात सही है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, और सी ऑप्शन है प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अध्यापक चाहे तो उचित मोटिवेशन दे के, उचित गाइडेंस के द्वारा उसका मार्गदर्शन करके बालक को नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव को कम कर सकता है, या यहाँ तक कि एकदम पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही नहीं है। बाकी और देख लेते हैं, डी को भी एक बार चेक कर लें, हो सके इससे भी बेहतर ऑप्शन हो। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है, ये तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे पूछा नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो यहाँ पे यही जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसीलिए यही सही है। तो 17 का सी सही है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो आपको बता दें कि परिपक्वता जो है एक ऑटोमेटिक क्रिया है। अधिगम जो है, हम जो है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जो है सीखते हैं कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। और जो परिपक्वता है वो ऑटोमेटिक आती है, एक उम्र के साथ ही आती है। ऐसा जीन पियाजे ने भी कहा है कि आप जो है किसी चीज़ को, जब आपकी एज हो जाएगी वो चीज़ ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। तो इस हिसाब से परिपक्वता निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो परिपक्वता को अधिगम से अलग यह करता है कि परिपक्वता स्वाभाविक क्रिया है, तो यह एक स्वाभाविक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। और उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो विकास के संबंध में कौन सा क्वेश्चन नहीं सही, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो बिल्कुल जो है विकास की जो है कुछ हद तक भविष्यवाणी किया जा सकता है, ये जो है सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हम लोग को गलत ऑप्शन देखना कि कौन सा नकारात्मक ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ये भी बात सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये ऑप्शन आपको गलत है। सी कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते, जबकि विकास के हर चरण में, उसके हर स्टेज में उसके अपने खतरे होते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। अब हम चौथे ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। फिर भी प्रारंभिक विकास के बाद के विकास अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे जो है 19 नंबर क्वेश्चन का सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो आइए देखते हैं कि कौन सा जो है दल या गैंग का सदस्य होने के लिए कौन सा ऑप्शन नेगेटिव ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना। तो आपको बता दें कि जो है दल या गैंग की जो अवस्था होती है वो लेटर चाइल्डहुड होता है, उत्तर बाल्यावस्था होता है। और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो है वयस्कों से ही जो है उनको अनुकरण होकर, उन पर निर्भर होकर भी सीखते हैं। बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। तो बिल्कुल उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अपने जो है जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाते हैं। अपने ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखना। तो बिल्कुल जो है लेटर चाइल्डहुड में बच्चे जो है अपने समूह के प्रति वफादार होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे जो है
अपने गैंग के सदस्यों का बल्कि जो है उनके साथ रहते हैं, वहाँ से ही जो है मिलजुल के जो है काम करते हैं, और इसीलिए इसको जो है गैंग एज कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है अपने जो है समूह के सदस्यों से छोटी छोटी बातों पे झगड़ा बिल्कुल नहीं करते, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे भी पूछा भी है कि निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, तो यही जो है कथन है जो क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है उसके विपरीत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। आपको बता दें कि जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक समेटिव। फॉर्मेटिव जो है आपका पढ़ाई के दौरान, मतलब कोई भी जो है ट्रेनिंग हो रही हो, वो आपके जो है बीच बीच में इवैल्यूएशन होता रहता है। लेकिन समेटिव जो आपके लास्ट में जो है कोई चीज़ जो है कोर्स पढ़ा दिया, लास्ट में जो आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है वही आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि वो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। वहीं ऑप्शन नंबर बी है अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना। सी है ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा हो। और डी ऑप्शन है अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो आपको बता दें कि मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है, इसी का पता लगाना ही आपका क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि राजू एक बच्चा है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। आपको बता दें कि राजू कोई एक बच्चा है और शुरू में वो खरगोश से डरता था और धीरे धीरे करके खरगोश को उसके पास रखना चालू किया, धीरे धीरे और पास और पास और पास करते गए और अंत में उसके गोद में खरगोश को रख दिया गया और फिर राजू जो है खरगोश के साथ खेलने लगा। मतलब धीरे धीरे आदत डलवाई जा रही, कंडीशनिंग की जा रही है। और ये उदाहरण है आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, यानी ये क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी का सिद्धांत है जिसे पावलोव ने दिया था। और पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाता था और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद देखा कि सिर्फ वो घंटी बजाता था तब भी जो है लार आने लगता था। तो वो उसी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 23 है बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पर्सनालिटी से है, व्यक्तित्व से है। और युंग महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, बहिर्मुखी में व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को जो है बाहर जो है व्यक्त कर लेता है, जो है खूब बढ़िया से चीज़ों को वो कर लेता है। अंतर्मुखी में उतनी चीज़ों को जो है व्यक्त नहीं करता है। और वहीं उभयमुखी में दोनों गुण पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मजबूत भावना एवं पसंदगी एवं नापसंदगी। और ऑप्शन नंबर बी है मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जी हाँ, बहिर्मुखी विद्यार्थी हमेशा जो है अपने
जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त कर देता है, न कि जो है मन ही मन हो, परेशान हो। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे सही हो जा रहा है। फिर भी सी देख लेते हैं, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। बिल्कुल नहीं, बोलने की अपेक्षा लिखने में, नहीं ना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे सही है कि बहिर्मुखी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। और क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है। तो बिल्कुल ये तो क्षमता होती ही है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, तो हमें नहीं वाला नेगेटिव देखना है, नकारात्मक देखना है। बी ऑप्शन है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। तो जी हाँ, बुद्धि जो है सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करती है, ये भी सही है। और यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। तो बिल्कुल जिसकी जैसी बुद्धि रहेगी वैसा व्यवहार भी करेगा, तो ये भी सही है, लेकिन हमें नकारात्मक देखना। तो एक ही ऑप्शन अब बचा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं क्या है कि यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बुद्धि जो है, आईक्यू आपका सेट रहता है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, आपको प्रॉपर जो है चीज़ें, ऐसा वातावरण मिले, तो कुछ हद तक आपके बुद्धि में सुधार हो सकता है। यह अपरिवर्तनशील बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सत्य नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, तो एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इदम एवं परम अहम के बीच संतुलित स्थापित करना। तो ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड की जो है मनोविश्लेषणात्मक थियरी से, जिसमें उन्होंने इद, ईगो और सुपर ईगो दिया था। इद वह होता है जो आपके जो है प्लीजर प्रिंसिपल, यानी आपके जो है बस यह देखता है किसी काम को आप बस कर ले, उससे आपको खुशी मिले, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। और जो है सुपर ईगो होता है कि नहीं, वो मोरलिटी बेस्ड पे चलता है, नैतिक कार्यों पे चलता है कि नहीं, ये तो एकदम इसको अपने नैतिक तर्क के आधार पे ही करना है, इसमें कुछ भी हो जाए हमें जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन होता है ईगो, ईगो सबसे बेस्ट होता है, ये जो है दोनों के बीच का रास्ता जो है चुनता है। ईद और सुपर ईगो के बीच का जो रास्ता होता है वही जो चुन लेता है, वही आपका ईगो होता है। तो आइए देखते हैं कि जहाँ पे आपको ईगो ऑप्शन में वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं ईगो कहाँ है। तो यहाँ पे इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित करता है, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित करता है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है 25 का सही है कि स्ट्रांग ईगो इज मेंटेन्ड। ठीक है, ईगो ही जो है सिगमंड फ्राइड के अनुसार से वह चीज़ है जो आपको किसी भी कार्य को संतुलित तरीके से जो है करवाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल जो है कम होता है, तो कभी भी जो है वो अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ सकते। उनको जो है मूर्त चीज़ों को जो है, उनको जो है भौतिकी चीज़ों को दिखाया जिसका जो है वो चीज़ों को पकड़ सके, उठा सके, देख सके, ताकि उसके सारे गुणों को जो है वो देख के समझ सके। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या है। कार्यों को मूर्त रूप में समझना, विद्यार्थी को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो ऑलरेडी पिछड़ा बालक है उसको आप लक्ष्य निर्धारित कर देंगे तब वो कहाँ आगे बढ़ पाएगा। स्वअध्ययन के अवसर प्रदान करना, जो पिछड़ा बालक है उसको स्वअध्ययन आप कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछड़ा है, उससे आप स्वअध्ययन करवाएंगे तो और पिछड़ जाएगा। सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, तो बिल्कुल एनसीएफ ये कहता है कि जो है बाहर से संसाधन नहीं, आपको संसाधन खुद बनाना है, उसी में जो है आपको जो है बच्चों को उचित से अवसर प्रदान करके सीखने के अच्छे अवसर देना है। तो आपको बता दें कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कार्यों को मूर्त रूप में समझाना चाहिए, जिससे बालक जो है उचित रूप से समझ सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ये सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर
क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। तो नृत्य और ड्रामा का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये देखते हैं। विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, बिल्कुल विशिष्ट गुणों का विकास होता ही है इनसे। व्यक्तित्व को ढालने के लिए, तो जी हाँ, इससे व्यक्तित्व भी आपका ढलेगा। दबी एवं बर्दाश्त ना की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, तो बिल्कुल जो चीज़ें आपके अंदर दब गई हैं, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी आप ड्रामा या नृत्य एवं शिल्प कला के थ्रू जो है प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तीनों ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ इनमें से सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है 27 नंबर प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, समान बुद्धि एवं अच्छी बुद्धि, अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो आपको बता दें कि जो बालक वर्तनी में भी जो है कमज़ोर है, वाचन भी नहीं कर पा रहा है, गणना में भी कठिनाई हो रही है, वो अधिगम निर्योग बालक कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ एवं व, मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवधान केंद्र में, बी है स्मृति की, सी है प्रत्यक्षीकरण की, और डी है इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक है, कोई विद्यार्थी है, इन ध्वनियों में अंतर नहीं कर पा रहा, मतलब जो है उनका वो प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से वो जो है उनका उचित जो है ध्वनियों में अंतर करने में जो है असफल हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण ही इसका ऑप्शन सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो आपको बता दें कि अध्यापकों को मात्र 3 कार्यों के अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। वो तीनों कार्य हैं, पहला है कि आप जनगणना में उनको लगाया जा सकता है, दूसरा है आपदा राहत कार्य में, और तीसरा चुनाव की ड्यूटी में। इन 3 कार्यों के अलावा आप किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जो है जनगणना हो गया, राहत कार्य हो गया और चुनाव की ड्यूटी हो गया, इन 3 कार्य में आप लगा सकते हैं। यहाँ पूछा कि किस में नहीं लगाया जा सकता, तो पल्स पोलियो में नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।